दोस्त इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी फ्रॉम द सी। मतलब जो हमारा समुद्र है उससे हमको कौन कौन सी टाइप की एनर्जीज मिल रही है। ठीक है, कुछ डिस्क्राइब कर रखा है, इसको देख लेते हैं। पहले देखो, सबसे पहले ये लिख रखा है टिडल एनर्जी, फिर है वेव एनर्जी। टिडल मतलब वही जो लहरें आती हैं, और ये ओशियन थर्मल एनर्जी। देखो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है, थर्ड वाली। ओके, इसको हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कराते हैं। पहले तो इनका नाम याद रख लेना, फिर आता है टिडल एनर्जी। ओके, टिडल एनर्जी को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो टाइड्स आती हैं ये आती कैसे हैं। देखो, हमारी जो अर्थ है इसके अराउंड आपको पता है मून रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो देखो ध्यान से सुनना, दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। ये ग्रेविटेशन लॉ है, ठीक है, अट्रैक्शन का। तो आप इस चीज़ से ये अंदाजा लगाओ कि यार हमारी अर्थ कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है। तो देखो अर्थ भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी मतलब ऑब्जेक्ट है, और अपने आप में मून भी काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में फोर्स को अप्लाई कर रहे होंगे। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर इसके बाद में जब ये समझ गए रोटेशन हो रहा है, अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रही है, अर्थ भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये जो हमारा पानी हमारी अर्थ के सरफेस पर है, ये अट्रैक्ट होने का मतलब ट्राई करता है। समझ गए, जैसे मतलब सरफेस पे बिखरा हुआ है, वो फोर्स की वजह से ऐसे उठेगा, और जब वो वहाँ से मूवमेंट हो चुका होगा मून का, वो फिर दोबारा गिरेगा। तो समझ गए, एक लहर बोलते हैं हिंदी में आई थिंक इसको। तो वहाँ से एक टाइड जनरेट होगी। ओके, ये टिडल। फिर इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि हम ये जो ऐसे इतना मूवमेंट आ रहा है पानी का, भाई उसमें एनर्जी तो है, ठीक है, क्योंकि फोर्स अप्लाई हुआ है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो आप इससे ये समझने का ट्राई करो कि दोस्त ये जो ऐसा ना ज़्यादा मूवमेंट हुआ है, इससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? अब देखो, ये जो एनर्जी है इनको, सॉरी वेव टाइडल हैं, इनको दो टाइप से डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट लो टाइड और हाई टाइड। अब देखो, राइज एंड फॉल, समझ गए, मतलब एक बार गिरेगी फिर ऊपर उठेगी, फिर नीचे गिरेगी वो पानी की लहर जो है। और दिन में कितना होता है? ट्वाइस ए डे। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद में हाई टाइड और लो टाइड्स, इन दो वर्ड्स को याद रखना। और लार्ज अमाउंट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है, समझिए, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में पानी आएगा। तो आप उससे आप क्या देखो, टिडल बैरेज ये कंस्ट्रक्ट करके इसमें देखना आप कैसे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। देखो दो टाइप की हैं, हाई टाइड और लो टाइड। हाई टाइड में क्या होगा, इधर से हाई टाइड आएगी और यहाँ पे वाटर को मतलब निकलने की स्पेस रहेगी, और वहाँ पे हमने क्या कर रखा है, टरबाइन इंस्टॉल कर रखा है। जब इससे हाई स्पीड में पानी रिमूव होगा, मतलब निकलेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, टरबाइन को रोटेट करा देगा। और जब टरबाइन रोटेट हो जाएगा तो सीधी सीधी बात है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ऐसे ही सेम केस यहाँ पे ये लो टाइड केस में क्या हो रहा है, देखो स्टोर्ड वाटर फ्लो आउट फ्रॉम रिजर्वायर इनटू सी। इसमें रिजर्वायर से लेके सी में चला जा रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, फ्रॉम सी इनटू रिजर्वायर। समझ गए केस यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कहाँ पे जाता है, सी से मतलब समुद्र से रिजर्वायर के अंदर जाता है। ठीक है, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिजर्वायर इनटू सी। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये याद रखने का। और ये डायग्राम है, इसको तो आप याद कर ही लोगे। ठीक है, देखो कैसे ये बनाया जाता है। ठीक है, वेव्स यहाँ से आएगी और टाइड जो है, और यहाँ पे ऐसे मूव करते करते यहाँ पे इनमें से निकल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, क्या बोलते हैं इनको, टरबाइंस इंस्टॉल कर रखे हैं काफ़ी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में हो सके। ओके, और दोस्त ये जो हमने सिचुएशन पढ़ी है, देखो ये इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। अब इसका एफिशिएंट ना होने का रीज़न क्या है, ये थोड़ा दिमाग अपना रन करके सोचो कि ऐसे क्या वजह रही होगी कि ये इतना एफिशिएंट नहीं है। देखो दोस्त, इसकी वजह मैं बताता हूँ। वजह ये है कि देखो, दिन में मतलब रोटेशन हो रहा है कंप्लीट एक बार अर्थ का। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो वेव जनरेट हो रही है दिन में कितनी बार हो रही थी, दो बार। ठीक है, अब जब एक बार उठी और एक बार नीचे गिरी, समझ गए, तो मतलब एक वेव ऐसे करके जनरेट हो गई, तो दो आइस एक दिन में दो बार हो गया, टू आइस। समझ गए, तो देखो हमको तो यार कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी चाहिए ना, हम इतना। और देखो दूसरा रीजन क्या है, देखो देयर वेरी फ्यू साइट्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कम है पूरे वर्ल्ड में ही, विच इज सुइटेबल फॉर बिल्डिंग टिडल बैरेज। ओके, ये अनसुइटेबल का रीजन देखो अभी मैं बता चुका हूँ कि दिन में सिर्फ दो बार आ रही है। ठीक है, और दूसरा इसका रीजन ये होता है कि दोस्त जब ये वेव आ रही है, ठीक है, और इसका प्रेशर अप्लाई करने की जो टेंडेंसी होगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। और अगर प्रेशर अप्लाई करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसे भी तो हो सकता है जो हमने बैरेज यहाँ पे रोकने के लिए करा है, उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दे कि उसको तोड़ ही दे। तो समझ गए ना कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, बाढ़ भी आ सकती है। तो मतलब फैक्टर ऑफ जो रिस्क है ना,
वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। तो एक तो इस वजह से हम नहीं इंस्टॉल करते इन चीज़ों को, और दूसरा रीज़न ये है द लार्ज एंड फॉल ऑफ सी ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड्स इज नॉट इनफ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्ज स्केल। समझ गए? मतलब हम इससे बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी, बस 2 आर आ रही थी, समझ गए वेव, उससे हम कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। लेकिन इसमें मना करने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें इनपुट कॉस्ट जो है हमारी, मतलब हमारे जो पैसे खर्च हो जाएंगे वो उससे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे जितने कि हम इलेक्ट्रिसिटी कहीं और से परचेज कर सकते हैं। समझ गए? इस कंसेप्ट में बस यही बताया गया है। दोस्त नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वेव एनर्जी। ओके, वेव एनर्जी को देखो मैं बस थोड़ा रफली आइडिया दे देता हूँ, ठीक है? इसको मतलब बस ऐसे कहानी की तरह याद रखना, जिससे कि मतलब अगर क्वेश्चन भी आ जाता है आप खुद ही बना पाओ, ठीक है? क्योंकि यार ये ना एक्चुअली रियल में यूज हो भी नहीं रहे, ठीक है? ज़्यादा यूज नहीं हो रहे, कहने का मतलब ये है, मैं क्यों इसको मना कर रहा हूँ ज़्यादा यूज होने की वजह से, क्योंकि ये प्रैक्टिकली यूज लाइफ में आजकल कम हो रहे हैं। देखो पहली बात, वेव एनर्जी कैसे हो रही है। देखो आपने अभी ये तो कंसेप्ट पढ़ लिया कि मून की वजह से ऐसे लहर आ रही है, ठीक है? अब देखो आपको पता है विंड भी तो अर्थ के ऊपर चल रही है, मतलब समझ गए ना, अर्थ की जो सरफेस है इसके ऊपर हवा भी तो चलती रहती है, रोटेशन के हेल्प से उस एयर में डिस्टर्बेंस है, तो वो जो एयर है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट किस में करेगी, फिर अपना डिस्टर्बेंस पानी में ट्रांसफर करेगी। तो देखो जब वेव ऐसे सपोज करो ग्लाइड कर रही है किसी पानी के ऊपर, ठीक है, तो समझ गए पानी में भी वो थोड़ा मोशन डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, समुद्र में कुछ लहरें जनरेट होती हैं, ठीक है? मतलब इस टाइप से लहरें आपने मूवीज में भी देखा होगा आई थिंक। तो वहां पे आपको क्या समझना चाहिए कि देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मूविंग है, ठीक है, मतलब मोशन है वहां पे, जहां पे भी आपको मोशन समझ में आए समझ लेना कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है? 10th क्लास में हो ये चीज समझने का ट्राई करना कि जहाँ पे मोशन है वहां पे काइनेटिक एनर्जी जरूर है। तो देखो हम क्या करेंगे, उस काइनेटिक एनर्जी का यूज करने का ट्राई करेंगे। अब कैसे यूज करते हैं ये सोचो। देखो जो वेव है ऐसे मूव कर रही है, हमने वहां पे कुछ सेटअप कर दिया है फ्लोटिंग जनरेटर, समझ गए? मतलब कि जो जनरेटर फ्लोट कर रहा है, तो उसमें जब वो मोशन जो पीछे से वेव में आ रहा था, अगर वो उसमें कुछ फोर्स अप्लाई करेगा तो सीधी बात वहां पर टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर टरबाइन रोटेट हो गई, समझिए ना आगे का मतलब क्या बोलने वाला हूं मैं, कि अगर जहां पे भी रोटेशन पावर मिल गई आपको वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो सेकंड फर्स्ट मेथड ये है। सेकंड ये है कि देखो अप एंड डाउन साइड में ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, वहां पे एयर है, उस एयर को कंप्रेस्ड कर दें हम, ठीक है, एयर इन द ट्यूब इज कंप्रेस्ड, और उस कंप्रेस्ड एयर को हम टरबाइन पे मारें तो टरबाइन रोटेट होगा थोड़ा बहुत ना थोड़ा बहुत, तो उस रोटेशन की हेल्प से अगेन हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। तो देखो दोस्त मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैंने ये 2 आइडिया तो बता दिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली लाइफ में यार यूज हो नहीं रहे, ठीक है? ज़्यादा वहाँ पे जहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा वेव्स आ रही हैं कंटिन्यूस फॉर्म में, वहाँ पे तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि इतनी ज़्यादा वेव्स एक्चुअल में आती है नहीं, ठीक है, जितनी इसके लिए चाहिए हो कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी को। तो इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे ओशियन थर्मल एनर्जी। ओके दोस्त नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है ओशियन थर्मल एनर्जी। ओके इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए। अब पहले इसको समझने से पहले ये समझो कि इन वर्ड को तोड़ो। देखो ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी कुछ होगी और यहाँ पे कहाँ से ऑब्टेन हो रही होगी, ओशियन से, ठीक है। पहले मैं ओशियन का हिंदी में मीनिंग दिखा देता हूँ आपको इंटरनेट पे। ओशियन का मीनिंग होता है महासागर। ओके ठीक है दोस्त, फिर इसके बाद में देखो पहले ओशियन की डेफिनेशन सुनो। ए वेरी लार्ज एरिया ऑफ सी, समझ गए, वेरी लार्ज एरिया ऑफ सी इज कॉल्ड ओशियन। ये तो समझ गए पे, ठीक है। अब देखो समझो यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। अब मैं कुछ मैकेनिज्म बताता रहूंगा, उसको पहले एक स्टोरी की तरह सुनते रहो ध्यान से, जिससे कि आप खुद भी बना पाओ, एक मतलब लिखना हो आपको। तो देखो क्या हो रहा है, देखो दोस्त पानी है, ठीक है, समुद्र में, वहां पे क्या हो रहा है, सनरेज आके गिर रही है, ठीक है। सनरेज क्या करेंगे वहां पे कि जो ऊपर वाला टेम्परेचर है पानी के ऊपर वाला सरफेस का, देखो काफी ज्यादा गहरा समुद्र है, आप पहले तो ये चीज नोटिस करो। ऊपर वाला जो सरफेस है यहाँ पे, इस पे सनरेज आके गिर रही है, तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। सनरेज की वजह से मतलब टेम्परेचर राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और नीचे तक सनरेज पहुंच नहीं पाएंगे उस पानी में, तो नीचे का टेम्परेचर होगा काफी ज्यादा ठंडा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी ये सोचो कि देखो टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ है, ऊपर हाई है टेम्परेचर और नीचे लो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जहाँ पे है वहां पे क्या समझ रहे हो आप कि एनर्जी तो मिल गई ना उस पानी को। अब उस एनर्जी को यूज करेंगे, देखना कैसे, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते रहना। और देखो इस मतलब ओशियन थर्मल एनर्जी को हमको यूज करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होगा, 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब इस टेम्परेचर में ऊपर वाले में और नीचे वाले टेम्परेचर में, इन दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लिया। और जहां पे ये इलेक्ट्रिसिटी इसकी हेल्प से, ओशियन थर्मल एनर्जी की हेल्प से प्रोड्यूस करेंगे, उस प्लांट को बोलते हैं हम ओशियन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट।
समझ गए ये 3-4 पॉइंट। फिर इसके बाद में अब देखो सबसे इसके बाद में तुरंत समझो ओशियन थर्मल एनर्जी जो है इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो द एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू द डिफरेंस, मैं अभी क्या बोला था, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द सरफेस ऑफ द ओशियन। समझ गए, ऊपर वाली सरफेस एट डीपर लेवल। समझ गए, जो नीचे वाली टेम्परेचर था और ऊपर वाली टेम्परेचर का इनमें कुछ डिफरेंस था, और उस डिफरेंस में जो आ रहा है उसमें कुछ एनर्जी है, ठीक है, जिस एनर्जी की वजह से आ रहा है उस एनर्जी को हम ऑब्टेन करने का ट्राई करेंगे यहाँ पे। और मैं 20 डिग्री सेल्सियस वाला कंसेप्ट भी बता चुका हूँ। अब देखना होगा क्या यहाँ पे, ये समझने का ट्राई करो। देखो दोस्त, अमोनिया और क्लोरोफॉर्म, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे उसको रखेंगे और उसके वेपर्स जनरेट होना स्टार्ट होंगे। समझ गए, देखो ये वेपर्स, और ये जो वेपर्स हैं ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, काफी ज्यादा हाई प्रेशर होगा यहाँ पे। ओके, जब हाई प्रेशर होगा आपको क्या समझना होगा यहाँ पे, उस हाई प्रेशर से हम टरबाइन की जो ब्लेड्स हैं उसके ऊपर अगर हम उस वेपर्स को मारें तो क्या होगा, टरबाइन की ब्लेड्स रोटेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर टरबाइन की ब्लेड्स रोटेट होना स्टार्ट हो गई तो समझ गए रोटेशनल पावर मिल चुकी है। और जहाँ पे मैंने हर बार बोलता आ रहा हूँ, जहाँ पे भी रोटेशनल पावर आपको मिल चुकी होगी वहां पे आप जनरेटर कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। अब देखो हॉट वाटर से तो हमने कन्वर्ट कर लिया, अमोनिया और क्लोरोफॉर्म केमिकल को डाल के वहां पे वेपर प्रोड्यूस करी हाई प्रेशर में, ठीक है। अब वो जो वेपर प्रोड्यूस हो चुकी हैं, अब देखो दोस्त, हॉट वाला जो वाटर था वो तो यूज हो रहा है, ठीक है, वेपर्स बनाने में, लेकिन ठंडा वाटर जो है अब उसको हम लेके आएंगे और उससे हम क्या करेंगे, जो वेपर्स जनरेट हुई हैं उनको कंडेंस करने का ट्राई करेंगे, जिससे कि वो दोबारा उसी फॉर्म में आ जाए, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये प्रोसेस रिपीट होती चली जाएगी, दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन। समझ गए, अब देखो कंसेप्ट तो समझ में आ गया। अब इससे क्या फायदा हो रहा है, देखो इससे आप 24 घंटे तो एनर्जी ले सकते हो, ठीक है, इस बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। दूसरा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, और डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, ना तो कोई एटमॉस्फेयर में कोई पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से, और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। समझ गए, सनरेज तो कंटिन्यू आती रहेंगी और रिन्यू होता रहेगा। समझ गए, पानी का टेम्परेचर दोबारा हाई होता रहेगा, जिसकी वजह से हमको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इसको बोल सकते हैं। ओके, और इसमें आपको ये भी समझना होगा कि जो सोलर एनर्जी है मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन ओशियन। समझ गए, सोलर एनर्जी ही ज़्यादातर इसमें यूज हो रही है, बिकॉज जो सोलर एनर्जी है वो यहाँ पे टेम्परेचर राइज कर रही थी। समझ गए ना कहने का मतलब। फिर इसके बाद में अभी एक यहाँ पे प्रॉब्लम आती है दोस्त कि ए वेरी लार्ज बट इट लार्ज स्केल एक्सप्लोइटेशन इज डिफिकल्ट एट द मोमेंट। इसका कहने का मतलब क्या है, जो करंट में हम यहाँ पे 2020 में जी रहे हैं, इसका मतलब कहने का ये एक दोस्त, हम इसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, और मतलब इस लार्ज स्केल पे एक्सप्लोइटेशन करना काफ़ी डिफिकल्ट है। ये क्यों है, इसका रीज़न ये है दोस्त, ध्यान सुनना, कि इसमें जो इनपुट कॉस्ट होती है ना, मैन मटेरियल जो होती है हमारे, मतलब इनपुट कॉस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है दोस्त। अब सपोज करो आप जितने पैसे खर्च कर रहे हो उससे कि कम की एनर्जी मिले, तो मतलब आप इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको अच्छी बिजली नहीं बोलोगे। अगर आप ऐसे करके मतलब ज़्यादा कॉस्ट इनपुट करके थोड़ी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो आप उसको अच्छी एनर्जी नहीं बोलोगे। तो समझ गए इसका लार्ज एक्सप्लोइटेशन ना होने का रीज़न क्या है, डिफिकल्ट क्यों है। तो ये टॉपिक भी खत्म हो चुका है, ओशियन थर्मल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी। अब दोस्त नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है जियोथर्मल एनर्जी। इसको आप खुद पहले समझने का ट्राई करो। देखो जियो प्लस थर्मल, थर्मल का मीनिंग आप समझ चुके हो यहाँ तक। थर्मल मतलब जहाँ पे भी वर्ड आएगा वहाँ पे हीट का कुछ ना लेना देना होगा, और जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, मतलब अर्थ की हीट का कुछ लेना देना होगा यहाँ पे, ये तो समझ रहे हो ना। अब देखो होगा कैसे, इसको लाइन को रीड करके देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी फ्रॉम द हॉट रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। समझ गए, मतलब अर्थ के अंदर जो कुछ रॉक्स हैं उनका कुछ टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब उस हाई टेम्परेचर जहाँ पे आ गया तो समझ गए आप, थर्मल एनर्जी वहाँ पे काफी ज्यादा है। अब उस थर्मल एनर्जी से हम अपना काम निकालेंगे कैसे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके। इसमें हमको यही पढ़ना है। अब देखो दोस्त, अब आपके माइंड में क्वेश्चन राइज होगा यहाँ पे कि वो जो क्या बोलते हैं टेम्परेचर राइज हुआ वो हुआ किस वजह से। अब इसका रीजन देखो, ये लिख रखा मैंने, हाईलाइट कर रखा है, फ्यूजन ऑफ रेडियो एक्टिव मैटर। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा, जहाँ पे ये जो गर्म पत्थर मिल रहे हैं, ठीक है, उस एरिया को हम बोलते क्या है, उसका नाम होता है हॉट स्पॉट्स, ठीक है। ये कहाँ पे होंगे, सरफेस के मतलब काफी ज्यादा डेप्थ में होंगे, डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में देखो, जियोथर्मल एनर्जी इज द वन ऑफ द फ्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, नोट कर लेना और माइंड में रखना, ठीक है।
फ्यू सोर्स ऑफ एनर्जी दैट डू नॉट कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सोलर एनर्जी। समझ गए? देखो अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे, ट्रिडल एनर्जी पढ़ा था और सोलर एनर्जी पढ़ा था, ये सारी की सारी हम कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं? जो सन से मिल रही है हमको, ठीक है। इवन जो प्लांट ग्रो हो रहा है ये भी किसके हेल्प से हो रहा था? ये भी सन रेज की हेल्प से हो रहा था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही थी। हमने क्या देखा यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी में, क्या देख रहे हैं हम, इसमें तो सन रेज का कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। अर्थ के नीचे जो है, मतलब अर्थ की अपनी खुद की एनर्जी है, ठीक है। और वो जो बाकी एनर्जी थी वो किस किस की थी? अभी हम सन से ऑब्टेन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसके केस में क्या है, इसमें सन एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, देखो एक्सट्रीमली रॉक हॉट प्रेजेंट इनसाइड बिलो द अर्थ ऑफ, और इसमें देखो हम अब मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। देखो पहले ये समझो, देखो ये जो पिक्चर मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके, इस पिक्चर में हो क्या रहा है दोस्त, यहाँ पे कुछ स्टीम वेपर्स जनरेट हो रही हैं। देखो जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब देखना है कैसे। अब यहाँ पे वेपर्स तो आपको दिख रही है, ऊपर को आ रही है। अब हमने निकालने का ट्राई करा है जमीन से, तो वरना कभी कभी क्या होता है पता है, समुद्र के नीचे मिलते हैं हॉट स्पॉट्स। तो वहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पे जो समुद्र का पानी है उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो अब हमने क्या ट्राई सोचा, मतलब कि यार जब ये समुद्र में इतना ज़्यादा टेम्परेचर को राइज कर रहा है, तो जहाँ पे समुद्र नहीं है, मतलब कोई खाली जमीन है, उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ, समझ गए, पत्थर होंगे वही वाले गर्म वाले। तो हमने जमीन को खोदना स्टार्ट किया। हम वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ, हमारे जो ऑब्जर्वेशन और हमने विजुअलाइज करा था, वहाँ पे भी हमको काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर में वो रॉक्स मिले। तो इसके बाद में मैकेनिज्म का समझने का ट्राई करना। देखो क्या होता है, हम ना 2 छेद वहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब देखना इसी से एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी निकल के आएंगे, ध्यान से सुनते रहना क्या बता रहा हूँ मैं। 2 छेद क्रिएट करेंगे अर्थ के अंदर। कैसे? जैसे सपोज करो आपके गांव में कभी कभी वो नल खोदने वाले आते हैं ना, या कोई समरसेबल लगता है, तो उस टाइम पे जो मतलब ड्रिलिंग होती है अर्थ के अंदर, तो समझ गए ना, सेम एज इट इज हम वहाँ पे करेंगे। लेकिन यहाँ पर वहाँ पे डिफरेंस क्या है दोस्त, ध्यान से सुनना। वहाँ पे डेप्थ का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और नल के केस में क्या है, हम तो सिर्फ वहाँ तक पहुँच रहे हैं जहाँ पे हमारा पानी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमको और भी ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाना होगा, जहाँ पे हमको गर्म मतलब हाई टेम्परेचर में वो रॉक्स मिलेंगे, ओके। और जब हमको वहाँ पे पत्थर मिल जाएंगे, हम क्या करेंगे, 2 हमने छेद कर रखे थे, ठीक है। अब इस मैकेनिज्म को ध्यान से सुनना। देखो 2 छेद हैं, एक से क्या करेंगे हम, नीचे तो गर्म पत्थर है, ठीक है, एक से डालेंगे हम ठंडा पानी, ठीक है। अब जब ठंडा पानी उन हॉट स्पॉट्स के जो गर्म पत्थर हैं उनके ऊपर गिरेगा, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, स्टीम जनरेट होना स्टार्ट करेंगे। और जो स्टीम जनरेट होगी वो दूसरे पाइप से एग्जिट मारेगी, ठीक है, मतलब बाहर आने का ट्राई करेगी। तो उस स्टीम को हम कैप्चर कर लेंगे, समझ के, काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर में होगी वो, बिकॉज इधर से तो हम ठंडा पानी डाल रहे हैं, इधर से वो वेपर जनरेट होने स्टार्ट होंगी, और उधर से दूसरे वाले पाइप से वो निकलने का ट्राई करेंगे। तो उससे हम क्या करेंगे, देखो प्रेशर मिल गया, प्रेशर को हम क्या कहाँ पे मारेंगे, टरबाइन की ब्लेड्स पे। टरबाइन के ब्लेड्स क्या करेंगे, रोटेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जहाँ पे रोटेशनल पावर मिल गई, अगेन वही थ्योरी लगाओ कि वहाँ पे हम जनरेटर को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देंगे, समझ गए। अब देखो मैकेनिज्म तो आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से देखो मैंने क्या क्या बोला, कि 2 छेद करे, एक से ठंडा पानी डाला, और वहाँ पे जहाँ पे इसको हॉट स्पॉट मिल चुका है वहाँ से टेम्परेचर राइज होना ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में है। फिर उसके ऊपर जब ठंडा पानी गिरा, वहाँ पे पानी की भाप बन गई, और भाप बनने के बाद वो उस छेद से ऊपर आने का ट्राई करेंगे। वो जो ऊपर आया है, ठीक है, उसको हम कहाँ पे करेंगे, टरबाइन की ब्लेड्स पे मारेंगे, क्योंकि उसकी ज़्यादा हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर क्या करेगा, उसको रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। जब रोटेशन पावर मिल जाएगी, जनरेटर कनेक्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे। ये सिंपल इसका। फिर यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेजेस होती हैं, सम ऑफ द एडवांटेजेस यूजिंग जियोथर्मल एनर्जी। ये कैसे, देखो दोस्त, इकोनॉमिकल है, मतलब समझ गए, हमारा बहुत सारा इनपुट कॉस्ट नहीं है इसमें। इनपुट कॉस्ट किस वे में बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। क्योंकि दोस्त हमको सिर्फ सिंपली गड्ढे खोदने का प्रोसेस करना पड़ रहा है, हमको ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई बहुत बड़ी डिवाइस लगानी पड़ रही है, समझ गए ना। हमको कोई डैम कंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है जैसे कि उसमें करना पड़ रहा था, समझ गए। इकोनॉमिकल है, मतलब ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। और दिस इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरली ऑलमोस्ट द हाफ ऑफ दैट, मतलब और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना, उनसे इसकी कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट आती है, वो हाफ हो जाती है। सपोज करो अगर कहीं से आपके घर में 5 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, लेकिन इससे कितनी हो जाएगी, हाफ, ओनली 2.5 रुपीज़, ओके। फिर इसमें एक और एडवांटेज पॉइंट है, नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। अब देखो समझ चुके हो, पानी डाल लेते, पानी की वेपर है, वेपर्स तो दोस्त बारिश में कन्वर्ट हो जाएंगी, जब अगर एटमॉस्फेयर में भी चली गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इससे कोई मतलब धुआं भी नहीं निकल रहा जिससे कि मतलब पॉल्यूशन क्रिएट हो, पॉइजनस गैसेज हो एनवायरनमेंट में, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। साथ ही साथ इसके कुछ
एक और एडवांटेज है कि उसको जो मैं बता चुका हूँ कि क्लीन रहेगा एनवायरनमेंट जो है। और डिसएडवांटेज जो है उसको ध्यान से सुनो, देखो क्या है। डिसएडवांटेज में क्या होता है यहाँ पे, नॉट अवेलेबल इन एवरीवेयर। ओके, मतलब हर जगह पे प्रेजेंट नहीं है ये जो मतलब जियोथर्मल एनर्जी को हॉट स्पॉट्स हैं, ये हर जगह पे प्रेजेंट नहीं है। और दूसरा इसका ये डिसएडवांटेज है कि हमको दोस्त पानी तो निकालने के लिए हम थोड़ा सा गड्ढा करते हैं 60 या आई थिंक 60 फीट से या 90 फीट या 120 फीट तक, लेकिन इसके केस में हमको काफी ज्यादा डेप्थ में जाना होगा। ओके, मैं बता रहा था कि दोस्त यहाँ पे डीप ड्रिलिंग करनी होगी, समझिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जाना होगा, और वो उसमें समझिए ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और एक्सपेंसिव हो जाएगा साथ साथ। और ये दो डिसएडवांटेज हैं। अब देखो मैं बताता हूँ कि देखो इंडिया में ना ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड नंबर में है, और देखो कहाँ कहाँ पे ये, समझ गए ना कहने मतलब, ये पत्थर वाले एरिया पे ज़्यादा होंगे। अब देखो कहाँ कहाँ पे, मध्य प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में, हमारे जो इंडिया में ज़्यादातर यूज करी जाती है ये वाली कंसेप्ट। अब यूएसए और नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ये तो ऐसी जगह पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब पावर प्लांट इंस्टॉल कर रखे हैं, ठीक है, वर्किंग कंडीशन में, और ऐसी बात भी नहीं है। तो देखो ये यहाँ पे खत्म होता है टॉपिक, ठीक है। इसमें मैंने देखो ये दिखा दिया है, समझ गया ना कहने का मतलब क्या है। पत्थर है वहाँ पे, हमको हाई टेम्परेचर मिल रहा है, उस पर पानी डाल रहे थे, पानी से स्टीम जनरेट हो रही थी, उस स्टीम को हम सीधा टरबाइन तक ले गए, टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट हो गया, टरबाइन रोटेट हो गया तो जनरेटर कनेक्ट कर दिया, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। समझ गए होगे मेरे अंदर ऐसे यार, जहाँ तक है कुछ भी छोड़ा नहीं है जहाँ तक है मेरे अंदर ऐसे अभी तक इसमें। और एक बार मैं देख लेता हूँ कि कुछ टॉपिक तो नहीं छोड़ा। ओशन थर्मल एनर्जी भी हो गया, वेव एनर्जी भी समझा दिया, एनर्जी फ्रॉम सी भी समझा चुका हूँ। ओके, और ये वाला लो टाइड और हाई टाइड भी समझा चुका हूँ। आई थिंक इसमें अब कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। दोस्त हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को चलो यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर दोस्त अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अभी जो थोड़ी देर पहले साउंड आ रहा था ना, आई थिंक वो राम मंदिर की, वो मोदी जी ने क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक, अरे स्टार्टिंग कर दिया है, मेरे तो लैंग्वेज में यही है, मतलब बनने की, ठीक है। तो उसकी वजह से अभी थोड़ी देर पहले साउंड आ रहा था, वो क्या बोलते हैं उसको, ढोलक वगैरह, तो उस चीज़ को चलो अलग रखते हैं। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त, ठीक है। थैंक यू।